जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए थे वो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को देखने आए थे, भारत की सामाजिक व्यवस्था को देखने आए थे विदेशी यात्री। और राजा का शासन किस प्रकार से चलता था, राजा कौन कौन से नियमों का पालन करता था, कौन कौन से कर की वसूली करता था, किस प्रकार की उसकी सामाजिक व्यवस्था थी, ये देखने के लिए ही विदेशी यात्री भारत आए थे। और लोगों ने भेजा अपना राजदूत बना के कि आप इनके दरबार में जाइए, आप चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाइए, आप बिंदुसार के दरबार में जाइए, आप अशोक के दरबार में जाइए और इनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था के ढांचे को देखो जाके, इनका जियोग्राफी समझो, इनका जियोग्राफी समझ के आओ जाके कि ये लोग कैसे अपना शासन चलाते हैं। और वो शासन चलाने की जो नीति थी वो ये लोग सीख के वापस गए थे। विदेशी यात्री बाहर से ये देखने आए थे कि हम लोग के पास कितना धन है, कितना दौलत है, कितना बड़ा साम्राज्य है इनका, कौन कौन है, सेनापति कौन है, महाराज कौन था, महाराज की आज्ञा कौन कौन मानता था, जो वहां के लोग थे वो किस प्रकार से जीते थे, खाना क्या खाते थे। ये सब कुछ की जानकारी लेने के लिए विदेशी यात्री भारत आए थे, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि 4 प्रकार के विदेशी यात्री आए थे। पहले यूनानी लेखक आए, दूसरे चीनी लेखक आए, तीसरे अरबी लेखक आए और चौथे में अन्य लेखक कुछ आए विदेशी यात्री जो भारत आए। यूनानी लेखक कोई हम लोग रोमन लेखक भी कहते हैं, यूनानी लेखक कोई हम लोग रोमन लेखक भी कहते हैं, समझे। अगर हम पहली बात करें तो यूनानी लेखकों में सबसे पहले आया टेसियस। ये टेसियस था कौन, ये ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था टेसियस। जब टेसियस भारत भ्रमण करने के लिए आया तो उसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी जो अविश्वसनीय थी। जब टेसियस ने चीजें देखी, कह रहे यहाँ पे तो साम्राज्य बना हुआ है, यहाँ पे तो राजा है, यहाँ पे तो सेना है, यहाँ पे तो हथियार हैं लोहे के, यहाँ तो बहुत चीजों का विकास हो चुका है। तो टेसियस भाग के गया वापस रोमन और उसने वहां जाके बताया, कह रहे भैया वो भारत चलिए। बोले क्यों? बोला अरे वहां पे तो साम्राज्य खड़ा है, राजा की गद्दी है इतनी बड़ी, इतने ऊपर ऊपर जाकर राजा बैठता है, उसके नीचे सेनापति, अधिपति, जाने कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। बोले और? बोले हथियार हैं, चाकू है, भाला है, तलवार है। बोले अच्छा, बोले इतना विकास हो गया भारत में? बोले हो गया। बोले चलो फिर, बोले चलो। फिर आया, जब टेसियस आ गया, टेसियस ने वापस जाके बताई, तो ये पॉइंट लिखने वाला है कि अविश्वसनीय बातें बताई, जिसका विश्वास ही नहीं हुआ। जब इसने जाके रोमन में जाके बताया कि वहां पे इतना इतना साम्राज्य फैल गया है, तो उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में। बोलो चलो हम भी चलेंगे, बोलो चलो। दूसरे नंबर पे जब आया तो वो हेरोडोटस आया। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। क्यों कहा जाता है इतिहास का जनक? क्योंकि इसने, जो हम और आप जो पढ़ रहे हैं, जो इतिहास ही पढ़ रहे हैं, ठीक, इसने इतिहास के जो विवरण है वो क्रमबद्ध तरीके से किया। ये पॉइंट लिखने वाला है कि इतिहास का जो विवरण किया वो क्रमबद्ध तरीके से किया हेरोडोटस ने, इन भाई साहब ने किया। समझ गए कैसे क्रमबद्ध से किया? जैसे कि पहले 1729 में युद्ध हुआ, तो ये इसने किताब लिखी। 1829 में हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर 21 में हुआ, फिर 22 में। तो ये क्रमबद्ध विवरण 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसने लगातार चीजों को रखा कि पहले कौन आया, दोबारा कौन आया, पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर अशोक आए, फिर बिंदुसार आए, फिर ये आए, फिर वो आए। तो इसने उस चीज को बारीकी से बताया। किसने बताया? हेरोडोटस ने। ठीक, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका, लिख लेना, पॉइंट अच्छा था, जिसमें ग्रीक और फारसी युद्ध का वर्णन है। फारसी युद्ध का वर्णन बताया हेरोडोटस ने, युद्ध का वर्णन होता है। हिस्टोरिका एक पुस्तक लिखी इसमें। जब हेरोडोटस तुर्की का रहने वाला था, 484 में इसका जन्म हुआ। ठीक, ये इजिप्ट गया, थ्रेस गया, सीथिया गया, बारबी गया, लोनिया गया। गया क्यों? गया क्यों भैया? गया
वहां के सामाजिक और राजनीतिक का बदलाव का अध्ययन करने के लिए, कि वो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का अध्ययन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए गया कि यहाँ के लोग अपना जीवन कैसे जीते थे, यहाँ के लोगों की शासन प्रणाली क्या थी, यहाँ के लोगों की राजनीतिक प्रणाली क्या थी, सामाजिक प्रणाली क्या थी। तो इसीलिए ये भारत भी आया देखने के लिए। जैसे आप लोग देखने जाते हो अमेरिका, आप लोग घूमने जाते हो इसराइल, इसराइल तो खाल कोई नहीं जाते हो, अमेरिका जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, क्यों जाते हो? देखने के लिए कि वहां की रोडें कितनी चौड़ी हैं, कौन राजा है वहां का, लोग दिखते कैसे वहां के, कैसे पोशाक पहनते हैं, क्या कल्चर है वहां का, ये देखने के लिए जाते हैं हम लोग। घूमने जाते हैं अमेरिका जाते हैं, वहां की दार्शनिक चीजों को देखते हैं हम लोग। कि हम लोग गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखने चले गए, ताजमहल देखने चले गए, तो ये देखने तो आते हैं, विदेश से आ रहे हैं ताजमहल देखने के लिए, देखते हैं कि ताजमहल कैसा बना है, किसने बनाया है, कितना खूबसूरत है। तो ये देखने आया था कि भारत कितना खूबसूरत है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था क्या है। ये सारे विदेशी यात्री सिर्फ इसीलिए आए थे। पहले पॉइंट तो यही सबसे बड़ा हो गया कि सारे विदेशी यात्री सिर्फ इसीलिए आए थे। हेरोडोटस हो गया। फिर आया डाइमेकस। कौन आया भैया? डाइमेकस। हम जो है डेस्टर ले लें, जस्ट वेट। ये इतना आप लोग जो है नोट कर लेना अपनी कॉपी पर, यहां तक, हेरोडोटस तक। वीडियो को पॉज करके। फिर आया डाइमेकस। ये सीरियन नरेश एंटीयोकस का राजदूत था। ये सीरियन नरेश एंटीयोकस का राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया। किसके दरबार में आया? बिंदुसार के दरबार में आया। कौन? डाइमेकस। अब जब जब बिंदुसार के दरबार में आया तो उसने बिंदुसार का शासन देखा कि भाई राजा तो बड़े अच्छे हैं, राजा तो बड़े अच्छे हैं। इसने राजा को बताया मीठी शराब के बारे में। इसने राजा से कहा कि अरे आप तो खाली जीवन जी रहे हो अपना, हम आपको मीठी शराब ला के देंगे, अंजीर ला के देंगे। अंजीर और मीठी शराब के बारे में राजा को बताया, इसने बिंदुसार को बताया, डाइमेकस ने। बोला हमारे यहाँ तो मीठी शराब पी जाती है। तो मीठी शराब? बोला हाँ। बोले बच्चे ये हमें भी ला के दो यार। बोले बात करो राजा जी से, बोले बात करो उनसे। मैंने बात ठीक। और यूनानी दार्शनिक। अब बिंदुसार को बड़ा मजा आया, तीनों सुनने के बाद बोले हम भाई करेंगे, हम भी खाएंगे, हम भी पियेंगे। खाने पीने का शौक सभी को आज के टाइम पे, सबको दारू पीने का शौक है। तो भाई हिंदुस्तान ने कही, बोले जाओ भैया मान लेके आओ शराब। गए, तीनों की मांग करी कि दार्शनिक दो, यूनानी दार्शनिक दे दो, शराब दे दो, अंजीर दे दो। अब एंटीयोकस ने कहा कि ना भैया सब कुछ तो ना दे पाएंगे। इनने पैसे लिए, उनने चलो तुम दारू ले लो, बर्बाद करने की चीज है ना, दारू इंसान को बर्बाद करने की चीज है। उन्होंने दारू ले लो। बोले अंजीर? बोले अंजीर भी ले लो, ताकत बढ़ा लो। बोले यूनानी? बोले सब नहीं देंगे। नहीं भैया इसमें समझौता नहीं किया। बोले नहीं ये नहीं देंगे, ये देने वाली चीज नहीं है। तो दारू दे दी, यानी कि मीठी शराब दी प्लस अंजीर दे दी। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक, लिख लेना। ये दोनों चीज दे दी, बस इसकी कहानी है, बस समाप्त है थोड़ी थोड़ी। ये जो विदेशी यात्रियों का विवरण है ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा देखने को। हम आपको साफ सुथरा बता दे रहे, ये किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना लूसेंट में, ना क्राउन में है, ना आर के राठी में है, किसी किताब में नहीं होगा। ये हमने अलग से नोट्स बना के आपको पढ़ा रहे हैं, समझ गए? ताकि आपको समझ में आ जाए कि आगे जाके जब मौर्योत्तर काल चल रहा होगा तो मौर्योत्तर काल में आप जो पढ़ोगे, मौर्योत्तर काल में आप लोग पढ़ोगे ये चीज, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि मौर्योत्तर काल में कौन आया, इस काल में कौन आया। उस टाइम में आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और आपका दिमाग है नन्ना सा, इतू सा, तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज को। इसलिए हम पहली अलग से लाइन लिखवा के आपको समझाई देते हैं, समझ गए? तो ये बात है, ठीक। अब सुनो, फिर डायोनिसिस आया।
ये मिस्टर नरेश टालमी फिलहाल देशभक्त का राजदूत था। जब राजदूत वहां के थे, इन लोगों ने राजदूत बना के भेजा दूसरे दरबार में। ये हमारा नौकर है, हमने कहा भैया तो हमारा काम करते हो, हमारा तुम राजदूत हो, हमारी तुम देखभाल करते हो, हमारे साम्राज्य को ठीक व्यवस्थित ढंग से चलाते हो। मैंने क्या करें? बोले तुम एक काम करो, तुम बिंदुसार का राजपूत बन जाओ, जाके जाओ। कितने महीने के लिए? बोले 3-4 महीने चले जाओ और वहां की शासन प्रणाली लेके आओ कि वो लोग कैसे जीवन जीते हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। मेरा नौकर बोला, हमने मेरे नौकर से कहा, वो चला गया नौकर। 8-9 महीने 6 महीने नौकरी करी, वहां के अस्तित्व को समझ के आया, हमें आके बता दिया कि सर ऐसा ऐसा है कि ये कर लो और ऐसे शासन चलाओ अपना भी। तो इसलिए था। तो डायोनिसिस आया। अच्छा, डायोनिसिस को शराब का, वनस्पति का देवता माना गया। माना क्यों गया? कि उसे शराब बनानी आती थी, शराब बनाने का इसे फॉर्मूला पता था, इसलिए देवता हो गया। वनस्पति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, इसलिए देवता हो गया। अशोक के दरबार में आया था, डायोनिसिस अशोक के दरबार में आया था। और जो इंसान फ्री में शराब बांट दे, शराब का फार्मूला बता दे, वो ऐसी देवता हो जाता है आज के टाइम, आज के इंसान का। समझ गए? अशोक के दरबार में आया था। पॉइंट हो गया। अब बात करें टालमी की। टालमी ने बताया भारत के भूगोल के बारे में। ये काफी जगह घूमा, इसने भारत के भूगोल को समझा, फिर इसने बताया भारत के भूगोल के बारे में। ये मिस्र का रहने वाला था, खगोलीय और गणितज्ञ में से बहुत ध्यान था, वैज्ञानिक था समझो, गणित के बारे में बहुत सा ज्ञान था, सारे कैलकुलेशन चुटकी में लगाता था। समझ गए? टॉलमी। प्लिनी आया, प्लिनी आया। इसने पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्ट्री। किसके ऊपर? जिसमें वनस्पति और जीवों की जानकारी मिली। प्लिनी ने पुस्तक लिखी नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है। समझ गए? इतने विदेशी यात्रियों के बारे में आपने पढ़ लिया, यूनानी रोमन के लेखक के बारे में पढ़ लिया, ज्यादा क्लास को लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक। दूसरे नंबर पे जब आए थे वो चीनी लेखक थे। अभी एक लेखक बचा है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बचा हुआ है। इतना बता दिया कौन किसके दरबार में आया था। ठीक है। मेगास्थनीज आया। ये मेगास्थनीज था कौन? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त। मौर्य के दरबार में आया। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, समझ लेना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है ना। इसने पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। समझ गए? इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, जिसमें मौर्य काल की पूरी जानकारी मिलती है। समझ गए? मेगास्थनीज ने बताया कि पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा शहर है। यह मेगास्थनीज ने बताया। पाटलिपुत्र जो आज बिहार के पटना में है। समझ गए? पाटलिपुत्र कहाँ है? जो बिहार के पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र था। बोले पाटलिपुत्र सबसे बड़ा शहर है भारत का, इसने बताया। इसने भ्रमण किया तो देखा। इसने क्या किया मेगास्थनीज ने? इसने राजनीतिक व्यवस्था को सीखा। सामाजिक व्यवस्था को सीखा।
समझ गए? इसने राजनीतिक व्यवस्था को सीखा, सामाजिक व्यवस्था को सीखा। इसने मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा शहर बताया। और एक बात इसने और बताई, इसने कहा कि सिकंदर से पहले ऐसा कोई राजा नहीं था, ऐसा कोई सेना नहीं थी जिसने भारत को अपना गुलाम बनाया हो, भारत पर विजय प्राप्त करी हो। सिकंदर से पहले किसी ने नहीं। ये बात बताई मेगास्थनीज ने, और ये हकीकत है। भारत पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे पहला शासक जो था वो सिकंदर ही था, जिसने भारत पर विजय प्राप्त करी, वरना कोई भी भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। समझे? ये मेगास्थनीज की थोड़ी सी कहानी थी। हम जितनी बातें अपने मुंह से बोलते हैं उतनी बातें लिखते नहीं है। ये बातें तुम लोग को लिखनी है। जैसे कि हमने बताया कि सिकंदर ने पॉइंट डाल के अपने हिसाब से नोट बनाओ, मेरे हिसाब से नोट ना बनाओ, क्योंकि हम जो है लिखते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया। आप अपने हिसाब से सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, ठीक? हमें कमेंट्स बॉक्स में बताओ जरूर कि हमने नोट्स बना लिए हैं, ताकि हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई तुम लोग जोड़ रहे हो, देख रहे हो वीडियो। समझ रहे हो? मेगास्थनीज हो गया। अब हमने आपको यूनानी लेखक के बारे में बता दिया। अब बात करते चीनी लेखक की, शॉर्टकट में। आइए, चार चीनी लेखक आए थे। कितने चीनी लेखक आए थे बच्चा लोग? 4 चीनी लेखक आए खाली। फाहियान आया, संयुगन आया, हेनसांग आया और इत्सिंग आया। ठीक, इतने लोग आए। फाहियान आया, हेनसांग आया, संयुगन आया, इत्सिंग आया। इसमें सबसे पहला जो आया वो फाहियान आया। कौन आया सबसे पहले? सबसे पहले आए फाहियान भाई साहब। सबसे पहले कौन आए? फाहियान भाई साहब आए सबसे पहले। तो इन्हें जब ये भारत आए थे, फाहियान जब भारत आए थे तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया फाहियान। समझ गए? अच्छा, इन चारों का उद्देश्य क्या था भारत आने का? इन चारों का उद्देश्य था खाली बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान लेना। बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान लेना इन सबका उद्देश्य था। बस ये आए तो ये इनने बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया, ये आए इनने भी बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया, ये भाई साहब आए इनने भी बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया, और फाहियान आए इनने भी बौद्ध धर्म का ज्ञान लिया। समझ गए? ये जो है 405 ईसा में आया था और 411 में चला गया। 6 साल रहा जे, और 6 साल इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। समझ गए? 6 साल रहा और 6 साल तक इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करी। किसने? फाहियान ने। जब ये मध्य प्रदेश घूमने गया तो इसने मध्य प्रदेश के बारे में ज्ञान दिया। इसने एक बुक लिखी, ठीक? ये था कौन? पुस्तक लिखी, उसको बताएंगे। ये एक बौद्ध भिक्षुक था। ये बौद्ध भिक्षुक था और इसके आने का मकसद था बौद्ध धर्म के 3 पिटक के बारे में पढ़ना और विनय पिटक की खोज करना, विनय पिटक की जानकारी लेना। ठीक, लिखो यहां पे पॉइंट है कि उद्देश्य क्या था इसका, कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक की जानकारी लेना।
तीन पिटक में से विनय पिटक की जानकारी लेना। इंक खत्म हो गई, जस्ट वेट, इंक डाल लें। त्रिपिटक में से विनय पिटक की जानकारी लेना थी इसे, किसे? और ये बौद्ध भिक्षुकता 6 साल रहा, ये बौद्ध भिक्षुकता और 6 साल ये रहा। इंक बहुत खत्म हो गया है। समझ गए? तो देश बदल गया इसका, फाहियान का। बौद्ध धर्म की जानकारी ली और जानकारी लेकर 6 साल बाद चला गया। इसने एक पुस्तक लिखी, कौन सी लिखी? बौद्ध धर्म की, इसमें जानकारी मिले। ठीक, उस पुस्तक में इसने बताया गुप्त काल के शासन के बारे में। गुप्त काल के शासन के बारे में इसने बताया। और मध्य प्रदेश के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी थी, सामाजिक नीति बताई मध्य प्रदेश की, राजनीतिक व्यवस्था बताई मध्य प्रदेश की इसने। ठीक है ना? सामाजिक नीति बताई, राजनीतिक बताई इसने। और इसने मध्य प्रदेश के बारे में एक और ज्ञान दिया, बताया कि मध्य प्रदेश जो है सुखद है, समृद्ध है। और मध्य प्रदेश की जो जलवायु थी, हमने लिख लिया है, मेरा छोटा छोटा लिख रहा है, आप बड़ा बड़ा करके हम बोल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। मध्य जलवायु थी वो क्लाइमेट है। ठीक, जो किताब लिखी इसने, बौद्ध अभिलेखों का मठ। पुस्तक लिखी इसने, किसने? फाहियान ने। उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना इसका उद्देश्य था। अब मेरे हिसाब से इतनी बात आपके माइंड में फंस गई होगी कि चीनी यात्री जितने भी आए थे, इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म की जानकारी लेना और जानकारी लेने के बाद अपने घर वापस लौट जाना। समझ गए? अब बात करते हैं संयुगन की। हम इतना लिखवा दिया, रफ कर दे रहे हैं इसको, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी चली जाती है फिर। हम इसके बारे में जानकारी ऐसी बता दे रहे हैं, ये भी एक चीनी यात्री था और ये 10 साल भारत में रहा, लिख लेना। समझ गए? हाँ, आपको सर जी, हाँ ठीक है, 10 साल, अपने हिसाब से कुछ पढ़ना ही नहीं है तुम लोग को। 3 साल रहा, सबसे कम साल यही रहा भारत में, 3। तो हम लिखते बहुत गंदा है, 3 साल ये भारत में रहा। ठीक, संयोगन, ये 3 साल भारत में रहा। फिर आया हेनसांग, हा से हेनसांग और हा से हर्षवर्धन के शासन काल में आया। हर्षवर्धन के शासन काल में जो आया हेनसांग। हेनसांग भैया जो है, ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। और ये जो है कम से कम 15 से 16 साल तक भारत में रहा और इसने जानकारी प्राप्त करी। 629 एडी में जो आया था और 645 में ये वापस गया हिंसान। समझ गए? सबसे प्रसिद्ध इसे माना गया। इसने बहुत चीजों की खोज करी। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सी यू की,
और सीयूकी में जानकारी दी, इसने बताया। पॉइंट करके लिख लो, पहला करके लिख लो, दूसरा करके लिख लो। इसने सीयू की किताब लिखी, इसने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया, विश्वविद्यालय में बताया। इसने बताया कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था, जब मैं पढ़ता था नालंदा विश्वविद्यालय में, आप लिखना आगे, मेरे पास जगह कम है तो हम कम लिख रहे हैं। जब मैं पढ़ता था नालंदा विश्वविद्यालय में, तब वहां के जो आचार्य थे वो शील भद्र थे। कौन थे बेटा? शील भद्र थे वहां के आचार्य। जब मैं नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहां के आचार्य शील भद्र थे। एक बात इसने और बताई कि 138 भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय में 138 भाषाओं का ज्ञान दिया था। इसने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। इसने बताया नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। हेंग सांग को जुआंग के नाम से जाना था, जुआंग जेंग के नाम से जाना जाता था। इसका एक अन्य नाम था जुआंग जेंग। हेंग सांग को जुआन जेंग के नाम से जाना जाता था। तो हमने अभी तक जो बात करी है वो फाहियान की कर ली है, संयुगन की कर ली है, हेंग सांग की कर ली है। इतनी बातें सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ना इससे अधिक आएगा ना इससे कम आएगा, इतना ही आएगा। अब बात करते हैं इत्सिंग की। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, पढ़ाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। ये जो था इत्सिंग जो थे ये 10 साल रहे भारत में। हाँ, इसने जो जानकारी दी है ये नालंदा के बारे में भी जानकारी दी, प्लस विक्रमशिला के बारे में जानकारी दी। किसने दी? इत्सिंग ने दी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दी, विक्रमशिला के बारे में जानकारी दी, और भारत के भूगोल, भारत का भूगोल के बारे में जानकारी दी। भारत के बारे में इसने जानकारी दी इत्सिंग ने। समझे? भारत के भूगोल के बारे में भी इसने जानकारी दी इत्सिंग ने। और इन सब का उद्देश्य क्या था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना और चाइना लेके जाना और चाइना में बौद्ध धर्म को स्थापित करना। ये इन लोग का उद्देश्य था, चारों का। सिंपल सा उद्देश्य है, सिंपल सी बात में समझा दिया है। अब आए अरबी लेखक। कौन आए? अरबी लेखक आए। अरबी लेखकों में जो आए थे वो 2 व्यक्ति आए। पहला आया अल बरूनी। अल बरूनी आया और दूसरा आया इब्ने बतूता। दो मिनट रुको भैया, तेरा पानी पी लें, थक गए हैं।
जिन्होंने बताया कि 1712 एडी में भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। समझ गए? 1712 एडी में जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अल बरूनी के बारे में बताया जाता है सॉरी गलती हो गई कि 1712 में जो भारत पर पहला आक्रमण किया वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कासिम कह रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन कासिम नहीं। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने युद्ध किया था। और जो बताया कि यह जो थे भैया, ये एक वैज्ञानिक लेखक था प्लस गणितज्ञ था। ठीक, और इसका जो नाम था, सेकंड नाम था, वो अबू रेहान मोहम्मद था। समझे? इसका जो अन्य नाम था वो अबू रेहान मोहम्मद था। ये जब भारत आया, यह जब भारत आया तो यह महमूद गजनवी के संग भारत आया। गजनवी के साथ ये भारत आया। जब महमूद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण किया तो वहां के विद्वानों को अपना गुलाम बना लिया। जब महमूद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण किया तो वहां के विद्वानों को अपना गुलाम बना लिया और अल बरूनी ने इसका साथ दिया। अल बरूनी वहां पे शामिल था, अल बरूनी भी शामिल था। समझ गए? इतनी बात आप मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। ठीक, अल बरूनी ये कौन था? यह एक अरबी लेखक था। कौन था ये? यह एक अरबी लेखक था। इसने किताब लिखी, किताब उल हिंद लिखी, तहकीक हिंद लिखी, और इसने संस्कृत के बारे में जानकारी ली। अल बरूनी ने, मुसलमान था, संस्कृत के बारे में जानकारी ली, धर्म के बारे में जानकारी ली, जाति के बारे में जानकारी ली इसने, अल बरूनी ने। समझ गए? इतने लोग के बारे में इसने जानकारी प्राप्त करी। समझ गए? इतने लोग के बारे में इसने जानकारी प्राप्त करी। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता को। इब्न बतूता को बात करेंगे, इब्न बतूता की। इसको नोट कर लेना आप लोग, इधर लिख ले रहे इब्न बतूता। सांस फूल रही है। इब्न बतूता यह एक ऐसा विदेशी यात्री था जिसे घुमक्कड़ कहा जाता था। इसने टोटल 1,20,000 की यात्रा तय करी। मध्य प्रदेश से लेके मध्य एशिया के रास्ते तक इसने यात्रा करी। सबसे ज्यादा घुमक्कड़ इसे माना था। 1,20,000 किलोमीटर की इसने यात्रा तय करी। कहीं 1,17,000 बताया जाता है, लेकिन 1,20,000 किलोमीटर की इसने यात्रा तय करी। और यात्रा करके सीखा क्या इब्न बतूता ने? सिर्फ वहां के राजनीतिक शासन को। राजनीतिक शासन को सीखना था, सामाजिक शासन को सीखना था। वहां के अधिपति से मिलना था, इनकी जानकारी लेना थी, इनके शासन के बारे में सीखना था। ये इसका उद्देश्य था। तभी ये इतनी जगह घुमा। घुमक्कड़ कहा जाता था इतना बड़ा। समझे? इब्न बतूता को
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से जाना जाता था। इसका पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम इसका मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, समझे? ये इसका पूरा नाम है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, इसका पूरा नाम। समझे? किसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम। ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था में जानकारी 1,20,00,000 जानकारी दी है। इसने एक पुस्तक दी, रेहला। कौन सी पुस्तक दी इसने? रेहला। इसमें पुस्तक, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है। जब यह भारत आया था तब वहां पे किसका शासन चल रहा था? वहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक से ये मिले। 1333 की बात करें तो ये वहां तब इस टाइम पे ये सिंधु पहुंचा। तेरह सौ तैतीस में ये सिंधु पहुंचा और ये मोहम्मद बिन तुगलक से मिला। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे मिला, इसकी जानकारी ली। इसने बताया कि हम इतने घूम के आए हैं, और वहां की इसने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया थोड़ा बहुत, कि वहां भैया राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, वहां सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी, वहां के लोगों का मिलना ऐसे था। इन सब के बारे में बताया जब मोहम्मद बिन तुगलक को इब्न बतूता ने, तो बड़े प्रसन्न हुए। तो इसने दिल्ली का काजी बना दिया उसे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? दिल्ली का काजी बना दिया। दिल्ली का काजी बना दिया। बोले तुम काजी बन जाओ, तुम जज बन जाओ, तुम हिसाब अच्छा करते हो यार, तुमसे राय लेंगे, तुम आदमी बढ़िया हो, तुम इतने जगह की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, इतनी जगह की सामाजिक व्यवस्था को तुम सीख के आए हो, तो हम अपने राज्य में अगर इसको लागू करेंगे तो बहुत बढ़िया है। जैसे आपके पास अगर ज्ञान है, आपके पास कोई खोज है और आप गए अमेरिका, आपने कहा भैया देखो हमारे भारत की एक ये चीज प्रणाली है, ले लो। उन्हें पसंद आई, उन्हें ले ली, तो फिर तुम ही हो गए जज। हाँ भैया ये तो भी इंसान है, ले इसको तुरंत ही। तो एक कहावत नहीं है कि अमेरिका में ज्ञानी लोग लिए जाते हैं, अगर तुमने कह दिया कि मरे हुए इंसान में हाथ रख दे तो वो जिंदा हो जाएगा, हमने करके दिखाओ और तुमने साबित कर दिया, तुरंत में वीजा, पासपोर्ट, पैसा, सैलरी, मकान, बंगला सब दिया जाएगा अमेरिका में। ये अमेरिका का टैलेंट है, समझ गए? तुरंत। और यहाँ पे तुम्हें अपना ज्ञान साबित करने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता है भारत में। भारत में अपना ज्ञान को साबित करने के लिए पता नहीं इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। तो इतनी जानकारी जो हमने आपको दे दी अरबी लेखक के बारे में दे दी है। अन्य लेखक में जो आते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्को पोलो आता है, ये भी घुमक्कड़ था। मार्को पोलो क्या था? ये भी एक प्रकार के घुमक्कड़ था मार्को पोलो। इसे इब्न बतूता के साथ ही समझो, ये भी घुमक्कड़, ये भी घुमक्कड़, ये भी पूरे भारत का भ्रमण कर चुका था मार्को पोलो। तो हमने इतने विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में आपको बता दिया है। इसी क्लास को सही से पढ़ेंगे, इसके बढ़िया नोट्स बनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि हमने नोट्स बना लिए। और जिन लोग को नोट्स हमसे चाहिए बने बनाए, मेहनत नहीं करनी है, तो वो हमें कमेंट करें, ठीक है? इसी के संग आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।